नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो हमें बचपन से यह घोट घोट कर पढ़ाया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब के हों। लेकिन फिर भी कितनी हैरत की बात है कि हमारे सेक्युलर देश में हर धर्म के लिए, हर मजहब के लिए एक अलग कानून है। लेकिन अब इस जंजीर को तोड़ने के लिए एक बार फिर आवाज उठी है, और यह आवाज आई है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से, जिसने एक बार फिर यूसीसी की जरूरत को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद यह चर्चा हो रही है कि आखिर यूसीसी पूरे देश में कब लागू होगा। इसलिए आज पूरा सच में हम यूसीसी से जुड़े हर पहलू का 360 डिग्री अध्ययन करेंगे। हम आपको बताएंगे यूसीसी का भूत, भविष्य और वर्तमान। आपको आज हम बताएंगे कि क्यों नेहरू ने कहा था कि हम मुसलमानों के शरिया कानून को छूने की हिम्मत नहीं करते हैं। आखिर नेहरू को किस बात का डर था। आज हम आपको बताएंगे यूसीसी पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचार क्या थे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का पूरा सच आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की वकालत की है। महिलाओं के अधिकारों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पर्सनल लॉ महिलाओं की संविधान के तहत मिलने वाली उनके बुनियादी अधिकारों से दूर रखते हैं पर्सनल लॉ, तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी धर्मों की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक समान कानून की जरूरत महसूस की जा सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के एक समूह द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 में बदलाव की मांग की गई है, ताकि मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार में बराबर का हिस्सा मिल सके, अधिकार मिल सके। याचिका में कहा गया है कि फिलहाल मुस्लिम महिलाओं को अपने माता पिता की संपत्ति में बहुत कम हिस्सा मिलता है, जिसे बदलने की जरूरत है। चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इस दौरान कई अहम बातें कही। कोर्ट ने कहा कि अगर 1937 का ये कानून पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो इससे एक कानूनी खालीपन यानी वैक्यूम पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को वो अधिकार भी नहीं मिल पाएंगे जो उन्हें अभी तक इस कानून के तहत थोड़े बहुत मिल रहे थे। इसलिए बेहतर होगा कि इस तरह के व्यापक कानून से जुड़े फैसले सरकार पर ही छोड़ दिए जाएं, क्योंकि कोर्ट खुद कानून नहीं बना सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह सुझाव भी दिया कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए क्या व्यवहारिक तरीका अपनाया जा सकता है। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में 1937 के शरीयत एक्ट के उस प्रावधान का विरोध किया गया है, जिसके आधार पर मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों की तुलना में संपत्ति में कम हिस्सा दिया जाता है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कुछ इस तरह से है। सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुका है। कई नियम सभी समुदायों पर एक जैसे लागू नहीं है, इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट सीधे ऐसे मामलों को असंवैधानिक घोषित कर दे। याचिका में भेदभाव का मुद्दा गंभीर है। इस मुद्दे का स्थायी समाधान समान नागरिक संहिता ही है। यूसीसी कई विषमताओं को खत्म करेगा, लेकिन इसे लागू करने का फैसला संसद को लेना होगा। और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश में सभी धर्मों के लिए समान कानून होना चाहिए। क्या और कुछ कहना है बीजेपी सांसदों का, आइए सुनते हैं। निश्चित रूप में कॉमन सिविल कोड कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावों में रहा है, परिकल्पनाओं में रहा है, और मैं समझता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ कानून तमाम बनाए भी हैं जो एनडीए सरकार है, और मैं समझता हूं कि जो भी न्यायालय का निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। यूनिफॉर्मिटी में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, यूनिफॉर्म यूसीसी जो है
इसमें मुस्लिम महिलाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। अच्छा उनका निर्णय है, सरकार को इस पे सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से बहुत पहले से उठाती रही है और जनमत एक बार इसके पक्ष में आ जाए उसका इंतजार है और ये जनमत काफी साफ पक्ष में भी आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई पहली बार यूसीसी की जरूरत पर जोर दिया है। पहले भी ऐसे कई मौके आए जब शीर्ष अदालत इसे लागू करने की आवश्यकता को दोहरा चुकी है। 1985 में शाहबानो केस और 1995 में सरला मुदगल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लेकर जो टिप्पणियां की थी, उसके बाद इस मुद्दे ने जोर पकड़ा था। तो आइए आपको बताते हैं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा है। 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सीकरी ने तत्कालीन सरकार को याद दिलाया कि उसे पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि देश की कोई भी कोर्ट सरकार को यूसीसी लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। मुस्लिम महिलाओं के भरण पोषण से संबंधित 1985 के चर्चित शाहबानो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह अफसोस की बात है कि संविधान के अनुच्छेद 44 एक डेड लेटर की तरह बना हुआ है। मतलब कोर्ट ने सरकार को फिर याद दिलाया था उस समय कि गेंद उसके पाले में है और उसे इसे लागू करने के लिए कदम उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1994 में सर्वमित्रा सिंह बनाम वेंकटेश्वर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूसीसी लागू करना संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुताबिक है। 1995 के सरला मुदगल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो 2 जजों की जो बेंच थी उसने सरकार को यूसीसी लागू करने की सीधी सीधी हिदायत दे दी थी। जस्टिस कुलदीप सिंह ने सरकार से अनुच्छेद 44 को नए सिरे से उस पर विचार करने और समान नागरिक संहिता के लिए प्रयास करने को उस वक्त कहा था। 2003 के जॉन वलमत्तम केस में मुख्य न्यायाधीश वीएन खरे ने कहा था कि अनुच्छेद 44 को अब तक लागू नहीं कर पाना संविधान की विफलता है, यानी नाकामी है। 2017 में ट्रिपल तलाक यानी तलाक के बिद्दत के मामले में फैसला सुनाते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का जिक्र किया था। वहीं 2019 में जोस पाओलो कॉन्टिनो मामले में जस्टिस दीपक गुप्ता ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि संविधान निर्माताओं की आशाओं और उम्मीदों के बाद भी यूसीसी लागू करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर यूसीसी को लागू करने की प्रतिबद्धता जता चुके हैं। 15 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से वो ये कह चुके हैं कि देश को भेदभाव वाले कानूनों से मुक्ति लेनी ही पड़ेगी। वहीं दिसंबर 2024 में संसद में शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने यूसीसी को लेकर संकल्प को दोहराया था। आप भी सुनिए इन दोनों ही मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की, और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आजादी के बाद जब देश का संविधान बनाया जा रहा था तब संविधान सभा में सभी के लिए समान कानून बनाने की बात कही गई थी।
यानी हमारे ज्यादातर संविधान निर्माता कॉमन सिविल कोड के पक्ष में थे। यहां तक कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शुरुआत में यूसीसी के पक्ष में थे, लेकिन देश के आजाद होते ही नेहरू के ख्यालात बदल गए। ऐसा माना जाता है कि नेहरू को मुसलमानों के रूप में एक वोट बैंक नजर आने लगा और उन्होंने अपना पैतरा बदल दिया। 1950-51 के आसपास नेहरू सरकार को समान नागरिक संहिता को लाना चाहिए था, लेकिन नेहरू सरकार लेकर आ गई हिंदू कोड बिल। तमाम विरोध और आम चुनाव नजदीक होने की वजह से नेहरू हिंदू कोड बिल को उस समय टाल गए। लेकिन 1952 के चुनाव में जब एक बार फिर से नेहरू को पूर्ण बहुमत मिल गया तो उनके सामने मैदान खाली था। फिर उन्होंने समान नागरिक संहिता लाने के बजाय, पूरी तरह से समान नागरिक संहिता लाने के बजाय 1955 से लेकर 1958 के बीच हिंदू कोड बिल को टुकड़ों टुकड़ों में पास करवाया। लेकिन मुसलमानों के मध्ययुगीन शरिया कानूनों को उन्होंने छूने की भी कोशिश नहीं की और इसकी वजह थी मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक। नेहरू ने कई बार संसद में यह भी कहा कि वो नहीं चाहते थे कि बंटवारे के बाद भारत में ही रुक गए मुसलमान किसी वजह से खुद को असुरक्षित महसूस करें, यानी डरे हुए मुसलमान वाली थ्योरी तब भी चलती थी। इसलिए अंग्रेजों ने जिस शरिया कानून की सुविधा मुसलमानों को दी थी, नेहरू सरकार ने उसे आजादी के बाद भी बिना किसी रोक टोक के बरकरार रखा। और नेहरू ने ऐसा क्यों किया था, इसकी वजह खुद नेहरू ने बताई एक इंटरव्यू में। नेहरू ने 1956 में हंगरी के मशहूर पत्रकार टिबोर मैंडे को 3 घंटे का एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था, जो छपा था एक किताब की शक्ल में, जिसका नाम था नेहरू कन्वर्सेशन ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स। इस इंटरव्यू में नेहरू ने जो कहा था वो उनकी सोच को सामने लाता है। नेहरू ने कहा था कि हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। नेहरू आगे कहते हैं कि जब तक मुसलमान खुद बदलना नहीं चाहते, उनके व्यक्तिगत कानून यानी इस्लामिक कानून बने रहेंगे। तुर्की जैसे देशों के लिए मुस्लिम कानून बदलना आसान है क्योंकि वो मुस्लिम देश हैं, लेकिन हम मुसलमानों को यह नहीं दिखाना चाहते कि हम उनके व्यक्तिगत कानूनों यानी इस्लामिक कानूनों के मामले में उन्हें किसी तरह से मजबूर कर रहे हैं। तो ये थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। आइए बात करते हैं संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की और ये जानते हैं कि वो यूसीसी पर क्या सोच रखते थे। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का पूरा सच जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल हमारे कुछ नेता बार बार बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की लाल किताब लहराते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि यही नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर या यूं कहें मुस्लिम वोट बैंक की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का चीख चीख कर विरोध करने लगते हैं। इन नेताओं को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे और ये बात उन्होंने संविधान सभा में चर्चा करते हुए 2 दिसंबर 1948 को कही थी। बाबा साहेब ने उस दिन यूसीसी पर कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मानता हूं कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत अधिकार क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए ताकि वो पूरे जीवन को कवर कर सके और विधायिका को उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोक सके। आखिर हमें ये आजादी किस लिए मिली है? हमें ये आजादी हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो इतनी असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए यह कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि व्यक्तिगत कानून यानी धार्मिक कानून को राज्य यानी सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। तो इतनी बड़ी बात डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी। तो 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान बन गया, लेकिन इसमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मुद्दे को छोड़ दिया गया था। लेकिन हैरत की बात है कि तत्कालीन नेहरू सरकार यूसीसी लेकर नहीं आई, लेकिन 1951 में वो हिंदू कोड बिल लेकर आ गई और तब तक ज्यादातर लोगों को, जिनमें कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल थे, उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि अगर सरकार हिंदू मान्यताओं में दखल दे रही है तो यही दखल मुस्लिम मान्यताओं में क्यों नहीं देती है? वाजिब सवाल था। और इसी आधार पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी हिंदू कोड बिल के बजाय समान नागरिक संहिता पर जोर दिया था। उन्होंने 14 सितंबर 1951 को प्रधानमंत्री नेहरू के नाम एक कड़ा पत्र लिखा,
जो प्रकाशित हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करस्पॉन्डेंस एंड सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में। इस पत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो लिखा है उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं कि हिंदू कोड बिल एक भेदभाव पैदा करने वाला बिल है, क्योंकि यह सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होता है। अगर इस बिल के प्रावधान इतने ही फायदेमंद और लाभकारी हैं तो फिर एक समुदाय यानी हिंदू लोग ही इसके दायरे में क्यों लाए जा रहे हैं? बाकी के समुदाय यानी मुस्लिम इसके लाभ से वंचित क्यों रहे? हमें एक ही विवाद और संपत्ति कानून बनाना चाहिए जो सभी समुदायों पर लागू हो। अगर यह बिल संसद में पारित भी हो जाता है तो मैं इस पर अपनी सहमति देने से पहले सरकार को पुनर्विचार करने की बात कहूंगा। तो इस पत्र से यह साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1951 में ही समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुके थे, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से नेहरू को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अधिकारों पर बहस करना शुरू कर दी। हिंदू कोड बिल पर नेहरू सरकार को तीखे विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उनसे बार बार यह पूछा जा रहा था कि सारे कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों बनाए जा रहे हैं? मुसलमानों को छूट क्यों दी जा रही है? एक देश एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होना चाहिए? यूसीसी क्यों नहीं होना चाहिए? और इसका समर्थन करने वालों में अनेक नेताओं में से एक नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से पहचानी जाती है। समान नागरिक संहिता के पक्ष में दलील देते हुए महान नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में 17 सितंबर 1951 को जो कहा था उसने नेहरू सरकार की बोलती बंद कर दी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि एक ही पत्नी रखने का कानून क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए ही उचित है? एक पत्नी रखने का कानून सभी नागरिकों पर लागू होना चाहिए। मैं हिंदू कोड बिल बनाने वालों की कमजोरी जानता हूं, उनमें मुसलमानों के कानूनों को छूने की हिम्मत नहीं है, लेकिन जब आपकी मर्जी हो आप हिंदुओं के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। तो तमाम मांगों के बाद भी जब नेहरू सरकार समान नागरिक संहिता नहीं लाई तो इससे उस वक्त के कट्टरपंथी मुसलमान बहुत खुश हुए। इसका सबूत मिलता है 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में हुई एक बहस से। इस बहस में हिस्सा लिया था मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता एम मोहम्मद इस्माइल ने। तमिलनाडु के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल आजादी तक जिन्ना के बहुत बड़े चेले थे। वो पूरे दक्षिण भारत में पाकिस्तान के निर्माण के लिए खाद पानी जमा करते थे। उन्हें दक्षिण भारत का जिन्ना कहा जाता था। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बन गया तो जिन्ना के कई समर्थकों की तरह ये पाकिस्तान नहीं गए। इन्होंने हिंदुस्तान में ही एक नई पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना ली। यह वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जिसके समर्थन से पहले राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से चुनाव जीतते हैं। और इसी मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने थे एम मोहम्मद इस्माइल, जो 1952 में राज्यसभा का सांसद बनने में कामयाब हो गए। सोचिए, जिन्ना के चेले थे और पहुंच गए 1952 में राज्यसभा। लेकिन जिन्ना वाली सोच इनके अंदर से तब भी नहीं गई थी। इन्होंने राज्यसभा में यह दलील दी उस वक्त कि समान नागरिक संहिता नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे मुसलमानों के 4 निकाह और तलाक में दखल पैदा होता है। एम मोहम्मद इस्माइल ने 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में जो कहा था उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आज भी ये सोच कई कट्टरपंथियों के दिमाग में है। उन्होंने कहा था कि नेहरू सरकार ने देश के मुस्लिम समुदायों की भावनाओं का आदर किया और उन्हें इस विवाह अधिनियम से बाहर रखा। मोहम्मद इस्माइल आगे कहते हैं कि हमारा मुसलमानों का अपना खुद का एक कानून है जो हमारे मजहब के आधार पर बना है। यह कानून हमारे धर्म का अटूट हिस्सा है और हम इसे अपनी जिंदगी में सबसे पवित्र और सबसे अनमोल मानते हैं। सोचिए किस तरह की सोच थी। तो आपने इस तरह से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कॉमन सिविल कोड पर महान विचार सुन लिए हैं। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी हस्ती के विचार बताने जा रहे हैं जो पूरी तरह से निष्पक्ष थे और एक बड़े कानूनविद होने के नाते उस दौर में यूसीसी पर विचार रख रहे थे। उस हस्ती का नाम है मोहम्मद अली करीम छागला, जिन्हें सारी दुनिया एमसी छागला के नाम से जानती है। एमसी छागला भारत के विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री रहे। इसके अलावा वो ब्रिटेन और अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकार में काम किया। और इतना ही नहीं, छागला 11 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। एक न्यायविद होने के नाते हमें एमसी छागला के विचार यूसीसी पर बहुत जानना चाहिए, बहुत जरूरी है जानना। और ये विचार हमें मिलते हैं उनकी मशहूर पुस्तक
रोजेज इन दिसंबर में, जो 1973 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के पेज नंबर 85 पर एमसी छागला लिखते हैं कि बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, संविधान सभी के लिए बाध्यकारी है। अगर संविधान में कोई आदेश है तो उसे स्वीकार और लागू किया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल पारित करवाने में बहुत शक्ति और साहस दिखाया, लेकिन जब बात मुसलमानों की आई तो उन्होंने हस्तक्षेप ना करने की नीति को अपना लिया। मैं ये देखकर काफी डरा हुआ हूं कि एक तरफ तो हिंदुओं के लिए एक विवाह का कानून बना दिया गया है, लेकिन मुसलमान अब भी बहुविवाह यानी कई विवाह का फायदा उठा सकते हैं। ये नारी का अपमान है। मुझे मालूम है मुस्लिम महिलाएं इस भेदभाव पर नाराज हैं। तो ये बात कही थी एमसी छागला ने। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे ईरान की महिला फुटबॉल टीम को किससे है खतरा। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच। हर साल घरेलू वायु प्रदूषण छीनता है 5 लाख जिंदगियां। कारण लंग कैंसर और दिल की बीमारी। इससे बचें। एलपीजी या बायोगैस अपनाएं। अगर चूल्हा है तो प्रेशर कुकर में पकाएं। 75% तक धुएं से संपर्क घटाएं, क्योंकि इसमें खाना पके दुगनी तेजी से। और चूल्हे से दूर रहने पर 25% तक संपर्क और घटेगा। प्रेशर कुकर अपनाएं, परिवार को स्वस्थ बनाएं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। मूर्ख ना हूँ मैं। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और एशियन कप से बाहर होने के बाद ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने मानवीय वीजा देकर अपने देश में रहने की अनुमति दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी वर्क ने बताया कि इन महिला खिलाड़ियों को पुलिस ने सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। अगर बाकी खिलाड़ी भी चाहें तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में रह सकती हैं। दरअसल पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैच से पहले ईरान की टीम ने अपना राष्ट्रगान नहीं गाया था। इसके बाद ईरान में कुछ लोगों ने टीम की आलोचना की और उन्हें सख्त सजा देने की मांग भी की। इस वजह से खिलाड़ियों ने शरण मांगी थी। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ऑस्ट्रेलिया से अपील की है कि वो ईरान की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को अपने यहाँ शरण दे दे। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा।
खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो पूरा सच में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और ईरान के साथ लेबनान की राजधानी बैरूत पर भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है। एक बार फिर इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी बारिश की है और IDF ने दावा किया है कि हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है और लेबनान के उत्तरी सीमा के पास इजरायली सैन्य वाहन, बख्तर-1 वाहन देखे गए हैं। और इजराइल की तैयारियां देखकर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इजराइल जल्द लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमला कर सकता है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक थे